हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बारी है हमारे चैप्टर 3 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज इस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं। और एक चीज़ और, ये चैप्टर उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग पाइथन पढ़ने के बाद जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो इंटरव्यू राउंड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस चैप्टर की और देखते हैं पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, मतलब इनमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो इनमें से जो हमारा ए ऑप्शन है इवल वाला, ये हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो पूछा गया है कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो हमें ए ऑप्शन पे टिक कर देना है कि इस नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। बारी है हमारे दूसरे सवाल की। अपना दूसरा सवाल हम देखते हैं। अ नेम स्पेस इज अ डिक्शनरी ऑफ वेरिएबल नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। नेम स्पेस डिक्शनरी जो होती है वेरिएबल नेम और करस्पॉन्डिंग्स की डिक्शनरी होती है। तो यहाँ पर ट्रू पे हमें टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर वैल्यू। अब इसके लिए आपको पाइथन नहीं, थोड़ी बेसिक गणित भी आती होगी, मैथ भी आती होगी, तब भी आप कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंटीजर है। तो ये तो दशमलव में है, तो ये तो इंटीजर होगा नहीं। इसमें आपका दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ यही बच रहा है 41, जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इंटीजर वैल्यू है, 41 हमारा इंटीजर वैल्यू है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, देखिए अगर आप सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं किस सवाल में क्या जवाब आ रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करके देखते हैं पीडीएफ में कि जो क्वेश्चन हमने देखे थे उनमें से कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। होता क्या है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन देख लिया और प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आप कुछ ही देर में उसे भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमारा चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो मतलब जो आपकी पाइथन की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम होता है। तो पाइथन की फाइल जब सेव होती है तो उसके साथ एक्सटेंशन नेम लगता है .py। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है कि .py एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी पाइथन फाइल के लिए। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल क्या है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। अगर एक लाइन में कमेंट देना हो पाइथन के अंदर तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं हैश। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन में हैश दिया है तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट का संबंध किससे है, हमारा हैश से है। बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। हमारा छठवां सवाल क्या है, वेरिएबल कैन बी रिमूव्ड यूजिंग द डेल कीवर्ड। तो जो आपका डेल कीवर्ड होता है DEL, उस कीवर्ड की सहायता से क्या आप वेरिएबल को हटा सकते हैं। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, आप डेल कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल को हटा सकते हैं। बारी है हमारे सातवें सवाल की। हमारा सातवां सवाल क्या है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रक्रियात्मक प्रतिमानों में प्रोग्रामिंग की अनुमति देता है। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ भी ट्रू है हमारी, पाइथन अलाउ करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा आठवां सवाल। अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो जो आपका वेरिएबल का नाम होता है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है वो शुरुआत होना चाहिए किससे, किसी लेटर से या अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर मतलब जो नीचे लाइन खींची होती है, अंडरस्कोर कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर कोई वेरिएबल है तो वो नंबर से ना स्टार्ट हो रहा हो, नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम लेटर और अंडरस्कोर से पूछा शुरू होना चाहिए, तो ये चीज़ हम ट्रू कर देंगे। बढ़ेंगे अपने नौवें सवाल की तरफ। हमारा नौवां सवाल है,
बुलियंस हैज़ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियंस वही होता है जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, इसमें दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पर हमें ट्रू पे बिना सोचे समझे साइन लगा देना है। और एक चीज़ और, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं है और ट्रू फॉल्स आपको नहीं आ रहा है, आपको अंदाज़ा लगाना है, तो आप ट्रू पर ही टिक लगाइएगा, ये लगभग सही होता है। आप कोई सा भी साल का पेपर उठा लीजिए, ट्रू ज़्यादा होते हैं, फॉल्स कम होते हैं। लेकिन ये कब करना है? जब आपको बिल्कुल भी अंदेशा ना हो कि इसमें क्या होना चाहिए, एकदम से आपको अंदाज़ा लगाना हो तो आप ट्रू पे अंदाज़ा लगाइएगा। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है, द टाइप ऑफ INF इज। तो जो INF होता है इसका टाइप क्या होता है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। INF का टाइप होता है फ्लोट। ठीक है, क्या चीज़? द टाइप ऑफ INF इज फ्लोट। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन सही कर देना है और इसको अच्छे से याद भी रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। INF का टाइप फ्लोट। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है, पाइथन 3.0 फाइनल वॉज रिलीज। तो पाइथन 3.0 जो हमारा था वो फाइनली कब रिलीज़ हुआ था? तो वो रिलीज़ हुआ था 2008 में। यहाँ पर 2008 पे हम सही निशान लगा देंगे। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। मतलब इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो आइडेंटिफायर के तौर पे क्या लेटर को इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, डिजिट को किया जा सकता है, अंडरस्कोर को किया जा सकता है, स्पेसेस को नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों तो किए जा सकते हैं पर स्पेसेस नहीं किया जा सकता। और पूछा गया है किसको नहीं किया जा सकता, तो हमें सही लगा देना है डी ऑप्शन पे कि स्पेसेस को आइडेंटिफायर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल है, विच कोड डज द कंपाइलर कन्वर्ट द पाइथन सोर्स कोड। तो जो कंपाइलर होता है वो किस कोड को कन्वर्ट करता है? तो कंपाइलर डील करता है बाइट कोड के साथ। यहाँ पर हमारा बाइट कोड सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। बारी है हमारे 14वें सवाल की। हमारा 14वां सवाल है, पाइथन में कोड के ब्लॉक को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में जो ब्लॉक के कोड को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है वो यूज़ किया जाता है इंडेंटेशन को। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी ब्लॉक दिखे यूज़ कर देना है इंडेंटेशन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बारी है हमारे 15वें सवाल की। और इस पे आने से पहले देखिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, इससे कोई भी आपको यूज़फुल कंटेंट दिख रहा हो और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो कि हम आपके लिए कुछ यूज़फुल कंटेंट ला रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो फिर से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता? तो पहले तो मैं जवाब बता दे रहा हूँ कि इलिफ नहीं यूज़ हो सकता वेरिएबल के तौर पे। पर ऐसा क्यों है कि इसे नहीं यूज़ कर सकते? बाकी सब भी तो ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा कीवर्ड है और कोई भी कीवर्ड वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इस चीज़ को हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि इलिफ हमारा एक कीवर्ड होता है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। हमारा 16वां सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। किसी आइडेंटिफायर की जो अधिकतम लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है? क्या 8 हो सकती है? नहीं। 32? नहीं। 63 कैरेक्टर? नहीं। तो ये तीनों साइज़ की मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है किसी भी आइडेंटिफायर की। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई लंबाई अधिकतम नहीं है। तो दिमाग में आया कि अधिकतम लंबाई होती क्या है किसी आइडेंटिफायर की? तो वो होती है 79 कैरेक्टर की। 79 कैरेक्टर जो आपका होता है, इतने कैरेक्टर का आपका आइडेंटिफायर हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है? अगर 79 होता तो हमें उस पर सही निशान लगाना पड़ जाता। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। हमारा 17वां सवाल है, व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड। ये तो ऊपर डिस्कस हो चुका है, इसमें हमने इंडेंटेशन पे टिक लगाया भी था। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। हमारा 18वां सवाल क्या है,
ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। यदि ट्रू का मान प्रिंट किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा? तो अगर ऐसा ट्रू का मान प्रिंट किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा सिंटेक्स एरर, ठीक है, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा सिंटेक्स एरर कैन नॉट असाइन टू ट्रू। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। हमारा 19वां सवाल है द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेपिंग। तो क्या जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की परीक्षा स्टेपिंग कहलाती है? क्या ये सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्टेपिंग कहा जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 20वां सवाल। हमारा 20वां सवाल देख लेते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू इनटू स्ट्रिंग। तो किसी इंटीजर वैल्यू को अगर स्ट्रिंग में बदलना हो तो कौन सा फंक्शन आप यूज़ करते हैं? तो उसके लिए यूज़ होता है str फंक्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इंटीजर को अगर बदलना है स्ट्रिंग में तो यूज़ करेंगे कौन सा फंक्शन? str वाला फंक्शन, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। टू क्रिएट अ क्लास इन पाइथन फिल इन द ब्लैंक्स कीवर्ड इज यूज्ड। तो किसी भी पाइथन में कोई भी क्लास जब आपको बनानी होती है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। What is the variable starting with double underscore called in Python? तो कोई भी वेरिएबल जो कि शुरुआत जिसकी हो रही है डबल अंडरस्कोर से उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? सी वाला, कि कोई भी वेरिएबल जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा हो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट वेरिएबल कहेंगे। बारी है हमारे 23वें सवाल की। विच सिंबल कैन नॉट बी यूज वाइल क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। तो पाइथन में वेरिएबल बनाते समय कौन सा सिंबल नहीं यूज़ कर सकते? कैन नॉट यूज़। तो हम @ को यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को बनाते समय। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना होगा कि @ का नहीं यूज़ हो सकता किस चीज़ में? किसी भी वेरिएबल को बनाते समय पाइथन के अंदर। इसके बाद बारी है हमारे 24वें सवाल की। What will be its output? और लिखा है फिर आगे प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंप्यूटर जी -1। तो एक चीज़ समझिए, अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है और उसके अंदर कुछ लिखा है तो जो चीज़ लिखी है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर जी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में -1, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि हमारा डी ऑप्शन दिया है कि प्रिंट एफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर सही क्या हो गया? हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। बारी है हमारे 25वें सवाल की। व्हाट इज द वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विथ सिंगल अंडरस्कोर कॉल्ड। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल नेम जो किससे शुरू हो रहा है? सिंगल अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद बारी है हमारे 26वें सवाल की। 26वें सवाल देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ EOL। तो EOL का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से होता है एंड, ओ से ऑफ, एल से लाइन, तो एंड ऑफ लाइन। और ये सही होगा हमारा बी वाला ऑप्शन कि एंड ऑफ लाइन सही फुल फॉर्म है EOL का। बढ़ते हैं अपने 26वें सवाल के बाद 27वें सवाल की तरफ। स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स वैल्यू। तो किसी स्ट्रिंग को अगर आपको एक्सेस करना हो तो क्या उसकी इंडेक्स वैल्यू से आप एक्सेस कर सकते हैं उसको? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ तो जाहिर सी बात है ट्रू है, तो यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल जो कि है हमारा 28वें सवाल की तरफ। हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो पाइथन में कितने टाइप की टाइप कास्टिंग हो सकती है? तो पाइथन में जो टाइप कास्टिंग होती है वो एक एक्सप्लिसिट होती है, एक इम्प्लिसिट होती है। तो यहाँ पर दो तरीके की टाइप कास्टिंग हो सकती है, इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा बी वाला। बारी है अपने अगले सवाल की जो कि है हमारा 29वां सवाल। पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो क्या पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है? क्या ये चीज़ सही है या गलत है?
तो ये चीज़ गलत है, पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स पे टिक करना होगा। बारी है 30वें सवाल की। हमारा तीसरा सवाल है, 30वां सवाल है, द टाइप ऑफ पाइथन वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स इज डिसाइडेड। तो पाइथन वेरिएबल और एक्सप्रेशन का प्रकार डैश डैश तय किया जाता है, तो किस समय तय किया जाता है? तो ये चीज़ तय होती है रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम पे क्या तय होता है? वेरिएबल और एक्सप्रेशन का टाइप। तो यहाँ पर हमें सही कर देना है ए के टाइम पे, ठीक। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 31वां सवाल। फिल इन द ब्लैंक्स उपकरण जो बग खोजने या स्थिर विश्लेषण करने में मदद करता है। फिल इन द ब्लैंक्स टूल्स दैट हेल्प इन फाइंडिंग बग्स और डूइंग स्टैटिक एनालिसिस। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है पे चेकर। तो पे चेकर का काम होता है बग को ढूंढना और स्टैटिक एनालिसिस करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। What is Django, पिरामिड एंड फ्लास्क इन पाइथन? तो पाइथन में ये सब होते हैं फ्रेमवर्क, तो हमें फ्रेमवर्क पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 33वें सवाल की तरफ। हमारा 33वां सवाल है, PEP स्टैंड्स फॉर। तो PEP का फुल फॉर्म क्या होता है? P से होता है पाइथन, E से इन्हेंसमेंट, P से प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पाइथन इन्हेंसमेंट प्रोग्रामिंग। हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 34वें सवाल की तरफ। पाइथन इज फ्री, ओपन सोर्स, स्टैटिकली टाइप्ड, इंटरप्रेटेड एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें सही भी हैं बट कुछ चीज़ें गलत भी हैं। जैसे स्टैटिकली टाइप्ड लिखा है पर ये होता क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड। तो यहाँ पर सही या गलत में से हमें टिक करना है, तो हम टिक करेंगे फॉल्स पे। तो ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाती है। बढ़ रहे हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। हमारा 35वां सवाल है, एंड और नॉट, मतलब ये सारे कुछ दिए गए हैं कीवर्ड्स और पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स। तो मेन सवाल यहाँ पर क्या है कि पाइथन में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं? तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड होते हैं 33 हमारे। तो हमें सी ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर देना है। 33 टोटल कीवर्ड होते हैं अगर पाइथन की बात की जा रही है तो। बढ़ रहे हैं अपने 36वें सवाल की तरफ। Which of the following is not a keyword in Python? तो पाइथन में इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो EVAL, इवल, ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं होता पाइथन में। बढ़ रहे हैं अपने 37वें सवाल की तरफ। हमारा 37वां सवाल है, Which of the following environment variable tells the Python interpreter where to locate the module files imported into a program? तो ये सवाल पूछ रहा है कि इंटरप्रेटर को कौन बताता है कि मॉड्यूल फाइल जो कि इंपोर्ट की गई है प्रोग्राम में उनको कहाँ पर लोकेट करना है? तो ये बताती है पाइथन पाथ के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमको सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 38वां सवाल। पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर। तो पाइथन जब आइडेंटिफायर के साथ काम किया जा रहा है तो क्या वो केस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव का मतलब कि कैपिटल ए को अलग समझा जाएगा और स्मॉल ए को अलग समझा जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्या ये पूछा जा रहा है? क्या ये सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 39वां सवाल। द एक्सप्रेशन int x मीन्स दैट द वेरिएबल x इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। तो मतलब जब भी आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x को किस में बदला जा रहा है? x को बदला जा रहा है इंटीजर के तौर पे। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। इसका यही मतलब होता है कि x में जो वैल्यू है उसको किस में बदला जा रहा है? इंटीजर के तौर पे बदला जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 40वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता? तो स्पेसेस को आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज़ किया जा सकता, बाकी सब को आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। बारी है हमारे 41वें सवाल की। हमारा 41वां सवाल है, विच इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ इंट एफ। तो इंट एफ जब यूज़ होता है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? तो इंट एफ का रिटर्न टाइप होगा फ्लोट, और हमने पहले ही डिस्कस किया है इंट एफ का संबंध फ्लोट से होता है। तो इंट एफ क्या रिटर्न करेगा? फ्लोट ही रिटर्न करेगा।
बारी है हमारे 42वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट इन पाइथन। तो कौन सा वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है पाइथन में, इन ऑप्शंस में से पूछा गया है। तो देखिए वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। आइए देखते हैं कौन सा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। ये तो नहीं है, इस तरफ है पर इस तरफ नहीं है, तो ये भी नहीं रह गया। यहाँ पे है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे नहीं है, ये भी नहीं रह गया। पर ये दोनों तरफ से आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में दिख रहा है, तो ये हमारा वैलिड हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सही ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। बढ़ते हैं अपने 43वें सवाल की तरफ। हमारा 43वां सवाल है, What do we use to define a block of code in Python language। तो इसे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है, दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा 44वां क्वेश्चन है, डुप्लीकेट आइटम्स आर इंटर्ड इन अ सेट। तो किसी सेट में क्या डुप्लीकेट आइटम, मतलब जो आइटम पहले से आपने इंटर किए हैं, क्या उनको दोबारा इंटर कर सकते हैं। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चीज़ फॉल्स है, हमें फॉल्स पे टिक करना होगा। डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं होते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ। कैर इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। तो कैर क्या डेटा टाइप होता है पाइथन लैंग्वेज में। तो अगर सी लैंग्वेज के लिए यही पूछा गया होता तो हमें ट्रू लगाना पड़ता, क्योंकि सी लैंग्वेज में कैर कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बात हो रही है पाइथन लैंग्वेज की, तो पाइथन लैंग्वेज में कैर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर लगा देना है हमें फॉल्स, कि कैर नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। बढ़ रहे हैं अपने 46वें क्वेश्चन के लिए। क्या इस साइन का यूज़, ये जो साइन दिख रही है, इस साइन का प्रयोग पाइथन कोड में टिप्पणी दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो पाइथन में क्या कमेंट करने के लिए इस साइन का यूज़ किया जाता है। क्या ये चीज़ सही है या गलत है। तो ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हैश। तो इस साइन का तो यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे हमें कर देना है फॉल्स, ऑप्शन पे टिक। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 47वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल। तो कौन सा वेरिएबल इनमें से इनवैलिड है। तो इनवैलिड वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो किसी इंटीजर से, किसी गिनती से शुरू हुए हों। तो यहाँ पर गिनती से शुरू हुआ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जो कि है हमारा बी वाला, यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया, और इसीलिए ये हमारा जवाब भी सही हो जाता है बी वाला। बढ़ रहे हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। What is the type of each element in sys.argv। तो इनमें से हर एलिमेंट का टाइप क्या है। तो इनमें हर एलिमेंट का टाइप है हमारा स्ट्रिंग वाला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 49वां सवाल। हमारा 49वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पाइथन के लिए ट्रू है। तो कहा गया है पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये चीज़ तो सही बात है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ये भी सही बात है। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पाइथन क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। हाँ, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर दिए गए ऊपर के तीनों ऑप्शन ट्रू हैं, तो हमें सही कर देना है ऑल द एबव पे। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सारे दिए गए स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 50वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन में कौन सा कीवर्ड नहीं है इनमें से। तो इनमें से स्विच कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। स्विच कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर स्विच पे हमें टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 51वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन इम्पटी सेट। मतलब अगर आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो इम्पटी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा सेट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इम्पटी सेट बनाने के लिए। बढ़ रहे हैं अपने 52वें सवाल की तरफ। ऑल कीवर्ड्स आर पाइथन आर इन कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन हमारा सही। बढ़ रहे हैं अपने 53वें क्वेश्चन की तरफ। विच पाइथन फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट।
तो कौन सा पाइथन फंक्शन टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो टेक्स्ट के लिए पाइथन में यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना है कि इस फंक्शन का यूज़ किसके लिए होता है? टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पाइथन यूजेस, तो पाइथन कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करता है? यहाँ पर कुल मिला के पूछा गया। तो ऊपर हमने पढ़ा पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रिटर को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन अपने आप ही सही हो जा रहा है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना होगा तो इसे आप बिना सोचे कर लेते। बढ़ रहे हैं अपने 55वें सवाल की तरफ। वॉट डज दिस कोड प्रिंट आउट, मतलब ये जो कोड लिखा गया है इसका प्रिंट आउट क्या आएगा? आओ चलो समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। इंट 33.7, तो ये कह रहा है कि जो भी अंदर वैल्यू है इसका आउटपुट इंटीजर आना चाहिए। तो 33.7 जो होता है इसको जब इंटीजर में बदलेंगे तो बदलेगा 33 में, ये चीज़ गायब हो जाएगी, 0.7 हट जाएगा। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट आएगा 33, जो कि है हमारा डी ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो ये आज चैप्टर 3 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखे। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही सही अब कर पा रहे हैं। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए कमेंट करके पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वैल्यू मिली हो, हमारी वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।